नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय रहेगा भारतीय वनस्पति। जी हां, भारत की वनस्पति बड़ी ही अनोखी है। कहीं पर तो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है और कहीं पर कांटेदार सूखी घास। क्या है इन सब के पीछे का राज? इसी वीडियो के अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा। यह मैप भारत की वनस्पति को प्रदर्शित कर रहा है। यहां पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग वनस्पति को दिखाया हुआ है। भारत की वनस्पति बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। अब मैं यहां पर इंटेलिजेंट की बात क्यों कर रहा हूं तो समझिएगा। यहां का जो क्षेत्र है, यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहां पर वर्षा भी अधिक होती है। तो सदाबहार वन होने की वजह से इन वनों के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चौड़े होते हैं, क्योंकि वर्षा की पर्याप्तता है, पानी की कोई कमी नहीं है। और जब सूर्य वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है तब वह इनके पत्तों से पानी सोखने का काम करता है। और जब पत्तों से पानी सोखने का काम करता है तो इन्हें तो पानी की कमी है नहीं, तो आराम से इनकी जो चौड़ी पत्तियां हैं वह पानी का अवशोषण करने देती है। किंतु जैसे ही हम यहां पर आएंगे तो यहां पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। और जब यहां वर्षा की मात्रा कम हो जाती है तब यहां की पत्तियां बड़ी ही इंटेलिजेंट होती है। शीत ऋतु तक तो यह पत्तियां कायम रहती है, मगर जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आने वाली होती है ये अपनी पत्तियां गिरा देती है। जब पत्तियां गिर जाएगी तो सूर्य की तरफ से किसी भी प्रकार का वाष्पोत्सर्जन इतना तीव्र मात्रा में नहीं हो पाता है। तो यहां पानी की अधिकता होने की वजह से इनकी पत्तियां चौड़ी रहती है, क्योंकि इन्हें वाष्पोत्सर्जन की कोई चिंता नहीं है। मगर यहां वाष्पोत्सर्जन की चिंता है। ये कह रहे हैं कि पहले से कम पानी मिल रहा है हमें और सूर्य भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ग्रहण कर लेगा, तो इससे पहले ही हम अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। न बचेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उसके बाद यहां पर आते ही हम देखते हैं यहां की जो पत्तियां होती है या यहां का जो क्षेत्र है वहां पर बिल्कुल 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। और जब यहां 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है तो यहां तो पानी की मात्रा तो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, मगर सूर्य उसी तरीके से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। तो यहां की वनस्पति अपनी पत्तियां बहुत छोटी छोटी बना देती है और कुछ वनस्पति तो कांटों के रूप में बना देती है। अब जो कांटे का शंकु होता है उसके ऊपर एक सुई की नोक होती है, वहां से पानी अवशोषित करना सूर्य के लिए भी भारी काम हो जाता है। तो कहा जाए कि सारी जो वनस्पति है वह आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए ही पनपती है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। अब भारत में कौन सी वनस्पति पाई जाती है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि हमारा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने से यहां की वनस्पति को उष्णकटिबंधीय वनस्पति कहा जाता है। वैसे भारत में कई प्रकार की वनस्पति है, मगर इसको मोस्ट या इंपोर्टेंट रूप में 5 भागों में बांटा हुआ है। चलिए हम देखते। भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सबसे पहली तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरी उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, तीसरी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, चौथी पर्वतीय वन और पांचवी है ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन। अब हम एक एक करके इस सारी वनस्पति के बारे में समझने का प्रयास। सबसे पहली वनस्पति है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको जो वर्षा है वह लगभग 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक चाहिए। जहां पर भी 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इसकी जो विषुवत रेखा है यहां भी पर्याप्त वर्षा होती है इस स्थान पर। इस वजह से यहां पर भी ये वनस्पति पाई जाती है। इस वनस्पति को हम सदाबहार वन भी कहते हैं। सदाबहार
सदाबहार वन, क्योंकि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो सदाबहार वन भी यहां पाए जाते हैं विषुवत रेखा के ऊपर, क्योंकि यहां भी वर्षा की पर्याप्तता रहती है। तो विषुवत रेखा पर पाए जाने के कारण इसे हम विषुवत वन भी कहते हैं। तो हम इसे विषुवत वन के नाम से भी पुकार सकते हैं, विषुवत वन। तो एक ही वनस्पति को हम 3 नाम से जानते हैं। पहली उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या विषुवत वन। अब जैसे कि हमने बात की कि यहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, तो भारत के किन किन स्थानों पर यह वनस्पति पाई जाती है, तो यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो भारत का पश्चिमी इलाका यानी कि पश्चिमी तट, इस पश्चिमी तट पर यहां जो इलाका है यहां पर यह वनस्पति पाई जाती है, यानी कि यहां पर सदाबहार वन है जो पाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर जो वर्षा होती है वो 200 से 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इसके अलावा वहां तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, वैसे तो वहां वर्षा नहीं होती है, मगर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यह अच्छी वर्षा प्राप्त कर लेता है। तो यहां भी ये जो सदाबहार वन है ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे हमने सुना है कि मानसी डैम के अंदर भी वर्षा अच्छी होती है, तो जो शिलोंग का पठार है वहां अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी जितना भी हिस्सा है वहां पर भी ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत के अंदर जो जो हिस्से आपको यहां दिखाई दे रहे हैं सदाबहार वन के, वहां यह 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसी वजह से यह वनस्पति यहां पर पाई जाती है। अब इस वनस्पति की अगर विशेषता देखें तो इस वनस्पति की विशेषता क्या है? पहली विशेषता तो है कि सदा हरी भरी रहती है। यह वनस्पति सदैव हरी भरी रहती है और इस वजह से ही इसे हम सदाबहार वन कहते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मली 60 मीटर या 60 मीटर से ऊपर भी यह जो वृक्ष है वह पाए जाते हैं। इसके अलावा जब यह ऊपर सघनतापूर्ण आपस में उलझे हुए रहते हैं तो इस वजह से सूर्य का जो प्रकाश है वह जमीन पे नहीं पड़ पाता है। इस वजह से इनके जो नीचे का एरिया है हमेशा अंधकार में रहता है और इसकी जो लकड़ी होती है वह भी काले रंग की होती है और कठोर होती है। तो कठोर होने की वजह से उसका उपयोग नॉर्मली फर्नीचर जैसी वस्तुएं बनाने में नहीं किया जाता है, क्योंकि कठोर लकड़ी का उपयोग हम आसानी से नहीं कर पाते हैं। अब बात करें कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो वृक्ष है या कौन कौन सी वनस्पति इसके अंदर आती है। तो इस वनस्पति के अंदर एक तो आती है आबनूस, आबनूस, एबोनी, महोगनी, महोगनी, रोजवुड, इसके अलावा नारियल है, लंबे पेड़ है सारे, ताड़ है और बांस है। यह जो सारे उदाहरण है यह सदाबहार वनों के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट वनस्पति की बात करें तो वह वनस्पति है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। जी हां, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, इनको मानसूनी वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सारा भाग है जो मानसून पे डिपेंड करता है। भारत में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, उसी वर्षा पर यह पूरा जो जगह है वह डिपेंड करती है। इस वजह से यहां पर पाई जाने वाली वनस्पति को हम मानसूनी वन के नाम से जानते हैं। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है पतझड़ वाले वन। पतझड़ वाले वन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि शीत ऋतु के बाद जैसे ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने वाली होती है, यह
जो वृक्ष है अपने पत्ते गिरा देते हैं। इस वजह से सूर्य की किरणें हैं वहां से वाष्पोत्सर्जन नहीं कर पाती है। अगर हम वर्षा की बात करें तो यहां पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा रहती है। अब अगर हम इस मैप को देखकर कहें कि कहां कहां पर यह वनस्पति पाई जाती है, तो लगभग उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक और यहां मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक का सारा जो भाग है वहां पर यह वनस्पति पाई जाती है। इसमें यह बीच का एरिया यह कांटेदार वनस्पति का है, इसलिए ये यहां छूटकर बाकी वाला जो इलाका है वहां पर यह पतझड़ वनस्पति है जो विशेष रूप से पाई जाती है। अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरणों में यहां पर साल, सागवान, शीशम, आम, आंवला आदि वनस्पति यहां पर पाई जाती है। आर्थिक दृष्टि से यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहां पर साल, सागवान जैसी जो लकड़ियां हैं उसके फर्नीचर बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही ज्यादा मात्रा में वह बिकते भी हैं। अब जो यहां पर तीसरी वनस्पति आती है वह है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। यहां पर हम देख सकते हैं कि यह जो एरिया है, ये सारा एरिया जो प्रेजेंट कर रहा है यह उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति को प्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वर्षा होती है वह 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस वजह से यहां पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है वह छोटे छोटे पत्तों वाली और कांटेदार वनस्पति के रूप में पाई जाती है। अगर हम भारत के पश्चिमी भाग में देखें तो भारत के पश्चिमी भाग के अंदर ऊपर पंजाब, नीचे राजस्थान और यहां पश्चिमी यूपी और गुजरात यह इसमें समाहित रहता है। और प्रायद्वीपीय भारत के अंदर मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के करनाल तक का जो एक चंद्राकार पेटी पाई जाती है, इसके अंदर भी जो कांटेदार वनस्पति है वह पाई जाती है। अगर कांटेदार वनस्पति के उदाहरण की बात करें कि कौन कौन से इसके वनस्पति के उदाहरण है, तो उसके अंदर है खेजड़ा, बबूल, करीर आदि, नागफनी, ये सारे जो उदाहरण हैं यह कांटेदार वनस्पति के उदाहरण कहलाते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट वनस्पति की बात करें तो नेक्स्ट वनस्पति हमारी आएगी पर्वतीय वन। जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। यह जो ग्रीन कलर के अंदर ये जो भाग दिया हुआ है, ये सारा भाग है, यह पर्वतीय वन कहलाते हैं। अभी तक जो हमने भारत के वनों के बारे में पढ़ा है वे सारे वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां सदाबहार वन, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच है तो वो पतझड़ वाले वन, और 70 सेंटीमीटर है तो वह कांटेदार वन। मगर यहाँ के वनों की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो ऊंचाई वाले वन है या पर्वतीय वन है वह वर्षा का अनुसरण नहीं करते हैं, वह ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। यानी कि अगर जैसे जैसे हिमालय पर्वत यानी कि तराई क्षेत्र से ऊपर की ओर हम ऊंचाई तक जाते जाएंगे वैसे वैसे वह वनस्पति परिवर्तित होती रहती है। कैसे, हम देखते हैं। माना कि यह एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है या पर्वतीय भाग है। इस ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम ऊंचाई के आधार पर बांटते हैं। माना कि यहां से 1500 मीटर और यहां से 2500 मीटर, यहां से 4500 मीटर, यहां 4800 मीटर और उसके बाद में बर्फ। अब यहां पर जो 1500 मीटर तक का जो एरिया है, यहां जो वन पाए जाएंगे उन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन।
ये जो एरिया है 1500 मीटर तक का, यह सदाबहार वन कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये तराई क्षेत्र है और जहां भी तराई क्षेत्र होता है वहां की जो वर्षा होती है वहां लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास की वर्षा वहां प्राप्त होती है और इस वजह से यहां सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो सदाबहार वनों की बात करें तो कौन कौन से वन पाए जाएंगे यहां पर वही वन पाए जाएंगे जो यहां पर पाए गए थे। यानी कि यहां पर अगर बात करें तो आबनूस, महोगनी, रोजवुड, एबोनी, ये वृक्ष यहां पर पाए जाएंगे। अब हम बात करें कि 2500 मीटर है वहां तक कौन से वन पाए जाएंगे, यानी कि 1500 से 2500 तक की जो दूरी है वहां पर कौन से वन पाए जाएंगे। तो यहां वन जो पाए जाएंगे वो होंगे शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन 1500 मीटर तक सदाबहार वन और 2500 मीटर तक शीतोष्ण वन। अब जो शीतोष्ण वन होते हैं उनके कौन से उदाहरण होते हैं, तो शीतोष्ण वन के जो उदाहरण होंगे वह होंगे देवदार, ओक, बर्च, मैपल। ये जो वृक्ष है यह शीतोष्ण वृक्ष कहलाते हैं या शीतोष्ण वनस्पति कहलाती है। इसके बाद में हम बात करें कि 2500 से 4500 तक कौन से वन पाए जाते हैं, तो ये जो वन है ये कौणधारी वन कहलाते हैं। कौणधारी वन, कौणधारी वन कौन कौन से होते हैं, चीड़, फर, स्प्रूस, स्नोवर, ब्लू पाइन। ये जो वृक्ष है चीड़, फर, स्प्रूस, सनोवर और ब्लू पाइन ये कौणधारी वन कहलाते हैं। अब अगर हम 4500 से 4800 के बीच की बात करें, यह कौन से वन है, तो ये टुंड्रा वन कहलाते हैं। टुंड्रा वन। अब जो टुंड्रा वन है इसके क्या उदाहरण होते हैं, तो ये टुंड्रा वन होते हैं यहां पर घास पाई जाती है जिसके अंदर काई है, लाइकेन है, इस प्रकार की ये जो घासें हैं वो यहां पर पाई जाती है। इसके ऊपर 4800 मीटर से ऊपर केवल यहां पर बर्फ पाई जाती है, हिम आवरण होता है। अगर हम यहां की बात करें कि कौन कौन से स्थान यहां पर आते हैं, तो यहां पर जो 1500 सेंटीमीटर तक का जो भाग है वहां पर, यानी कि ये वाला भाग, यहां पर जो स्थान आते हैं वह आते हैं तराई प्रदेश। तराई प्रदेश। और यह जो शीतोष्ण वाला भाग है यहां पर आपके आ जाते हैं जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड। तो इस प्रकार से यह ऊंचाई पर जो वनस्पति पाई जाती है उसको वर्गीकृत किया जाता है। भारत के प्रायद्वीपीय भाग में कौणधारी वन नहीं पाए जाते हैं क्योंकि कौणधारी के लिए ऊंचाई होनी चाहिए 2500 से 4500 तक के बीच, मगर वहां पर शीतोष्ण वन आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि दक्षिण भारत में कुछ पहाड़ियां ऐसी हैं जहां पर यह वन पाए जाते हैं और उन वनों को हम शोलास भी कहते हैं। तो हमारा जो अगला वन आता है वह है ज्वारीय वन। ज्वारीय या मैंग्रोव वन। ज्वारीय वन डेल्टाई क्षेत्रों पे पाया जाता है। जहां पर नदी समुद्र में प्रवेश करती है तो वहां डेल्टा बनता है और उसी स्थान के ऊपर ज्वारीय वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन की जो छाल होती है वो बड़ी ही क्षारीय होती है क्योंकि नदी जहां डेल्टा बनाती है वह समुद्री भाग होता है और वहां समुद्र का पानी उनसे लग कर उनकी जो छाल होती है उसे वह क्षारीय कर। मैंग्रोव वन की अगर अधिकता देखें तो वह भारत के पूर्वी भाग के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा गुजरात का जो तटीय मैदान है वहां पर भी यह मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इनके उदाहरणों को देखें तो कौन कौन से उदाहरण हैं, तो इनके उदाहरणों के अंदर आ जाता है मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति की अधिकता के कारण ही इसको मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। मैंग्रोव वनस्पति है, कैसूरीना है, इसके अलावा
सुंदरी है, सुंदरी वृक्ष के कारण यहां पर सुंदरवन डेल्टा, यहां के डेल्टा को भी सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर जितनी भी प्रकार की वनस्पति है उसको हमने 5 भागों में बांटा था और उन 5 भागों को हमने आज संक्षिप्त रूप में पढ़ा। आशा करता हूं कि यह संक्षिप्त अध्ययन आपके आने वाले परीक्षाओं के अंदर जरूर काम आएगा और भी हम ऐसे वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।